Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar and you are watching GS Tales. GS Tales के इस सेशन करंट अफेयर स्पेशल में आपका स्वागत है। इसमें कुछ खास न्यूज जो कि थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई हैं, तो उस पर समय ज़ाया ना करते हुए सीधे हम अपने न्यूज सेशन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आपको बताना चाहते हैं कि कमेंट में जो भी अच्छा लगे उसको ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, वीडियो में जो भी अच्छा लगे, ठीक है, या और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस उसे भी मेंशन करें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान को WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया अभी ये मार्च 29 को ही, ठीक है। मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने के लिए WHO को चाहिए क्या होता है कि कम से कम पिछले 3 साल में वहाँ पर मलेरिया के केसेस ना हो, ठीक है। हालांकि अजरबैजान और ताजिकिस्तान में 2012 या 14 के आसपास से ही कोई केसेस नहीं आ रहे, लेकिन उनको अभी जाके मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अब जानने वाली बात यह है 2-3 चीज़ें कि एक तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान का मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद मलेरिया, ठीक है, कि मलेरिया कौन कौन से मच्छर की वजह से होता है या किस पैरासाइट की वजह से होता है, तो वो जान लीजिए आप। एनोफिलीज मस्कीटो की वजह से होता है, ठीक है। एनोफिलीज मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ आपने अक्सर सुना होगा, मच्छर मलेरिया करके, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ठीक है, ये तो होस्ट है। एनोफिलीज मच्छर जो है वो होस्ट है, वो लेके जाता है, एक दूसरे को फैलाता है। लेकिन किस वजह से होता है, कौन सा पैरासाइट है, वो बोलते हैं उसको प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से मलेरिया जो है मच्छरों के थ्रू सब जगह फैलता है, इंसानों में फैलता है, ठीक है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को अभी फ्री डिक्लेयर कर दिया है, मलेरिया से फ्री WHO ने डिक्लेयर किया है। 3-4 चीज़ें आप ये जान सकते हैं कि WHO इसको डिक्लेयर करता है, ठीक है। 3 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए, पिछले जब आउटब्रेक हुआ हो उसमें मलेरिया ना रहा हो, ठीक है। इसके लिए जो है अजरबैजान और ताजिकिस्तान लगातार पिछले 50-60 सालों से अपने यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज थी उसको फ्री कर रखी थी, और मतलब मच्छर को मारने के लिए तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो सब वो लोग करते थे, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको पता चल गया एनोफिलीज मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है, और पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार है इसके लिए, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है वो कि कौन किसको अभी फ्री डिक्लेयर किया गया, और एक्चुअली ये मार्च में हो रहा तो ज़्यादा चांस है कि पूछा भी जा सकता है यूपी स्टेट PCS में या किसी भी स्टेट PCS में, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ऐसे न्यूज़ के साथ वो हो जाता है मैप, ठीक है। मैप UPSC भी पूछ सकती है या कोई भी छोटे एग्जाम भी पूछ सकते हैं, वनडे वाले, या स्टेट PCS भी पूछ सकते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि अजरबैजान कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा आपका, अगर आप देखें ये है अजरबैजान, ठीक है, जिसकी की कैपिटल है बाकू, ओके। बाकू इसकी कैपिटल है, एंड उसके बगल में ही है आर्मेनिया, आप देख सकते हैं, ये रहा आर्मेनिया, और ये है अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है। अभी इसकी कहानी भी बताएंगे, फिलहाल आप ये जान लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया में जो है एक डिस्प्यूट चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है नगोर्नो कराबाख एरिया को लेके। वो एरिया कुछ यहाँ पे है, ठीक है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ही है वो एरिया। तो पहले क्या आर्मेनिया उसको कब्जा कर लिया था, अब जो है अजरबैजान उसको कब्जा कर रहा है, तो इस वजह से दोनों में डिस्प्यूट चलता रहता है नगोर्नो कराबाख को लेके, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इशू न्यूज़ में था, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं इनका। अभी आप अगर आप कैपिटल देखें ना, बड़ा अजीब सा कैपिटल है, देखिए अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक है, बाकू। और आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, अगर थोड़ा इसको और बड़ा करें मैप को, ठीक है, तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, ठीक है। तो अजरबैजान की कैपिटल होना चाहिए ना येरेवान, अजरबैजान येरेवान थोड़ा मैचिंग सा है ना, लेकिन वो आर्मेनिया की कैपिटल है, इस वजह से भी डिस्प्यूट हो सकता है। हालांकि ये कारण नहीं है, आप ऑफिशियली नहीं लिख सकते इसको, लेकिन आप आर्मेनिया और अजरबैजान में डिस्प्यूट है, ये आप याद रख सकते हैं। आर्मेनिया की जो कैपिटल हो येरेवान है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये लोग एकदम कोस्टल सिटी को अपना
कैपिटल बनाते हैं जिससे बढ़िया एकदम मस्त रहने लायक रहे, समुद्री किनारा, सी फेसिंग बंगला, राइट। यू नो दीज टर्म्स आर ऑफ काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ यूज होते हैं मुंबई में आपके, सी फेसिंग हाउस, सी फेसिंग होम, सी फेसिंग बंगला। तो अब हम थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन है हमारा सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है, जिसमें कि 5 कंट्री ही आती हैं, आपको ये जानना चाहिए। कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसको मैंने प्रीवियसली अपने इसमें सेशंस में कवर भी किया है और उसको एक तरीका भी बताया था इनकी कैपिटल्स को कैसे याद करेंगे। ओके, फिर से रिवाइज कर देते हैं, इसको नहीं पता रहा हो। पहली बात तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान, ठीक है। नूर सुल्तान एक्चुअली अभी नहीं है, अब हो गई है अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। ये नूर सुल्तान 2019 में उनके एक नूर सुल्तान नाम के एक प्रेसिडेंट थे, उनके सम्मान में कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान कर दी गई थी। अक्सर ये एक्चुअली बदलता रहता है, अपने यहाँ इंडिया और यूपी में तभी नया नया शुरू हुआ है नाम बदलना। कजाकिस्तान में काफ़ी पहले से शुरू हो रहा है। 1997 में ये जो आप अलमाटी देख रहे हैं ये कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद अस्ताना को कर दिया गया, फिर 2019 में जाके नूर सुल्तान कर दिया गया, फिर जाके इसको बाद में बदल दिया गया, अस्ताना में परिवर्तित कर दिया गया। तो करंटली क्या है सिचुएशन, करंटली सिचुएशन ये है कि कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। कैसे याद रहेगा, जैसे आप देखें अगर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, इन सब में इस्तान 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 इस्तान, लेकिन इसका है अस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का हो गया तो इसमें अस्तान इसका कैपिटल भी हो गया, ठीक है, अस्तान का अस्ताना कर सकते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, ये रहा, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि उज्बेकिस्तान में क्या है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, उनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई थी वो ताशकंद समझौते के दौरान, आपको पता हो, ठीक है, ताशकंद समझौते के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो उज्बेक कंट्री है कि जो अपने होस्ट मतलब गेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स को सेव नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप उज्बेक कंट्री को, उज्बेकिस्तान का ताशकंद याद कर सकते हैं। और ये रहा ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान जो है इसी में एक ताज है, ताज, इसी के पास ताज है, ठीक है। तो जिसके पास ताज होता है जो प्रोग्रेस करने लगता है उससे सब लोग जलने लगते हैं, ठीक है, उसके दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए ताजिकिस्तान की कैपिटल जो है वो दुश्मन वाले अर्थात दुशानबे है, ठीक है, दुशानबे ऐसे। किर्गिस्तान, ये रहा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में यही एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जिसके स्थान के पहले जेड है, बाकी सब में अस्तान 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 सबका स्थान है, लेकिन इसके स्थान के पहले जेड है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, विषम है, ठीक है, बाकी सबसे विषम है, इसलिए बिस्केक, विषम से बिस्केक, इसका नाम ही किर्गिस्तान। कितना अजीब सा किर्गिस्तान अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए विषम है सबसे, इसलिए इसकी कैपिटल बिस्केक आप याद रखेंगे। ओके, तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद बच गया, आपको पता ही है अशकाबाद जो है वो तुर्कमेनिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक कैपिटल तो है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। तो वो बच गया तुर्कमेनिस्तान, और स्थान का मतलब होता है, पर्शियन वर्ड है लैंड, ठीक है। तो ये उज्बेक का लैंड, उज्बेकों की जगह, ये कजक की जगह, ये तुर्कों की जगह, ठीक है, ये किर्गिज की जगह, ये ताजिक की जगह, ठीक है, उज्बेकों की जगह। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं किसी को याद हुआ हो या समझ नहीं आया हो तो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं इसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा, या आप दोबारा एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है। मज़ार शरीफ, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि मज़ार शरीफ कहाँ पे है, तो आप इम्पोर्टेंस समझिए, ठीक है, मैप का बहुत इंपॉर्टेंस है। कि उनकी सिटीज़ बाकू हो गया, जैसे कि अजरबैजान का बाकू, ठीक है, अजरबैजान इससे अर्मेनिया से लड़ रहा है तो डाकू वाला काम कर रहा है, इसलिए बाकू। याद करने से मतलब याद हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। अब इससे क्या होता है कि अब अगर इन्होंने
अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जो ताजिकिस्तान जो हैं, इनको अभी WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया। तो इन सबको मिला के, कुल मिला के अब जो है 41 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी, 41 देश और 1 टेरिटरी ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको कि मलेरिया फ्री घोषित किया है WHO ने। ये UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये नंबर नहीं है, इस नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नंबर इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। वो ऐसे कहेगा ना कि हाफ ऑफ द कंट्रीज़ आर फ्री फ्रॉम मलेरिया अकॉर्डिंग टू WHO, या जो है वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम मलेरिया, ऐसे कुछ कह सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 41 कंट्रीज ही हैं ऐसी जो कि मलेरिया फ्री घोषित की गई हैं WHO के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट देता। उसमें से भी खास बात ये देखिए, यूरोपियन रीजन में 21 कंट्री ऐसी हैं जो कि मलेरिया फ्री घोषित हुई हैं। तो इनकी प्रोग्रेस तो यूरोपियन कंट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगली जो चीज़ है वो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है $100 मिलियन का उड़ीसा को अपनी स्टेट की कैपेबिलिटी एंड रेजिलियंस ग्रोथ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये अभी आपके अप्रैल महीने की न्यूज़ है, इसलिए मैंने उठा लिया। अदरवाइज वर्ल्ड बैंक तो सबको लोन देता ही रहता है। तो हाल ही में कह सकता है ना, एक्चुअली स्टेट PCS, ये जो UPPCS है, ये तो अक्सर डेट दे के पूछता है कि हाँ अभी 4 तारीख को, 3 अप्रैल 4 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक ने किसको लोन दिया। तो उड़ीसा स्टेट को दिया उसकी कैपेबिलिटी एंड रेजिलियंट ग्रोथ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जो वो है हेडक्वार्टर, ठीक है, वाशिंगटन DC, आपको पता ही है वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक की भी है और IMF की है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक को कौन सा ट्विन बोला जाता है, ठीक है। अभी वो वर्ड एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, मैं बता रहा हूँ। अभी 1944 में जो है मीटिंग हुई थी, ठीक है, वहाँ अमेरिका में, तब जाके वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो है बने थे। तो दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में है। एंड हाँ, 5 तरीके की ब्रांचेज हैं ये वर्ल्ड बैंक की, जिससे वर्ल्ड बैंक मिलके बनता है। उसमें से 4 का तो पार्ट इंडिया है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स ट्विन्स बोलते हैं। ब्रेटन वुड्स में ये जो मीटिंग हुई थी 1944 में, ठीक है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक एंड IMF को बनाया गया था, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विन इनको बोलते हैं, और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, ठीक है। और इंडिया दोनों का फाउंडिंग मेंबर है। एंड अगर इसकी बात करें, वर्ल्ड बैंक जो इसकी 5 सब ब्रांचेज हैं, इनसे मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। उसमें से 4 का तो पार्ट इंडिया है, लेकिन एक जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट करके एक बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया किसी और को अधिकार नहीं देना चाहता, इसलिए वर्ल्ड बैंक के उस पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB, इसका बहुत ही पॉपुलर एक रिपोर्ट हुआ करता था, उसको रिलीज़ करते थे, अब बंद हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई थी उस पर, ठीक है। एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI ये भी रिलीज़ करती है एवरी ईयर, ठीक है। इसमें क्या है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2000 जो अभी 22 या 23 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 115, ठीक है। ये रैंकिंग आप याद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इन विच इंडिया गॉट 115th रैंक, ओके। व्हाट इज डैगर मॉडल? डैगर मॉडल पे आते हैं अब। डैगर मॉडल एक पहले तो इसका आप फुल फॉर्म जान लीजिए। डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक परटर्बेशन, ठीक है। डीप लर्निंग अर्थात गहन अध्ययन करेगा ये जियोमैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। उसके बाद उसके बेस पे अपना एक एनालिसिस बनाएगा, जिसमें होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा यूज करके, आर्टिफिशियल AI एंड सैटेलाइट डेटा यूज करके ये जियोमैग्नेटिक जो डिस्टर्बेंसेस होंगे उनको फोरकास्ट करेगा, उनको पहले से बता देगा कि हाँ क्या क्या जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं, जो कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ना। अभी मैं उसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो आप उसको सेव कर लें। तो डैगर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट्स हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खास तौर से उनकी सेफ्टी सुनिश्चित हो पाएगी
किससे? जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस से, सोलर स्टॉर्म से, ठीक है, सोलर विंड से, इन सब चीज़ों से। अब आप आते हैं ये कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक इन्वायरमेंट जो होता है, अर्थ का मैग्नेटिक इन्वायरमेंट, वो हमारे वेरियस टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पावर ग्रिड्स टू कम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट ऑपरेशंस, है ना, स्पेस मिशंस, इन सब चीज़ों को जो है प्रभावित करता है। तो अगर ये जो डैगर मॉडल है, अगर सक्सेसफुली ये मतलब फोरकास्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि सूर्य से जो है काफ़ी तेज़ इंटेंस प्लाज्मा वहाँ से इमिट होता है, ठीक है, वो आता है। अभी मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ पहले, इसका एक थोड़ा सा फिगर जिसमें थोड़ा और बेहतर आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। ये रहा प्लाज्मा इमिट हो रहा है, ठीक है, सूर्य से इंटेंस प्लाज्मा इमिट हो रहा है, जिसकी वजह से, और ये है आपके पृथ्वी की, जो हमारे अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर है, ठीक है। मैग्नेटोस्फीयर का मतलब जो सूर्य से निकलने, पृथ्वी से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जहाँ तक फैलती, जहाँ तक जाती है, वो ये एरिया हो जाता है, वो स्फीयर मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ ये सूर्य से किरणें निकल रही हैं, प्लाज्मा निकल रहा है, और ये पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है, ठीक है, ऐसे आते आते फिर ये क्या है ना, डैगर मॉडल जो है यहीं पर कहीं ना कहीं इसको इंश्योर कर देगा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ सोलर स्टॉर्म्स आने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है, या स्पेस मिशन अगर हमको लॉन्च करना हो जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स को खतरा हो सकता है, या सैटेलाइट जो है उसको हम अपना शट डाउन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं या डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना, अपना जो पावर ग्रिड है उसको भी, उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डैगर मॉडल क्या है। डैगर मॉडल सिर्फ इसीलिए है कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको सेव किया जा सके। अच्छी ये बात ये है कि ये 30 मिनट पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, 30 मिनट पहले वार्निंग दे देगा कि ऐसे कोई सोलर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, तो उससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा या चार्ज पार्टिकल जो होती है जब सूर्य से निकलती है उनको बोलते हैं सोलर विंड, ठीक है, जो भी फिगर में दिखाया गया था। और एक और जो खास बात है, सोलर मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है। सोलर मैक्सिमम होता है कि 11 साल की जो सूर्य की साइकिल होती है उसमें जब सूर्य का जो पीक होता है, पीक ऑफ द सूर्य की 11 साइकिल की एक्टिविटी की साइकिल, उसे बोलते हैं सोलर मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हो, पीक का भी मतलब वही होता है। तो 11 साल की एक्टिविटी साइकिल में सूर्य का जो पीक होता है उसे सोलर मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। और इस सोलर मैक्सिमम में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, पीक का मतलब होता है कि ज़्यादा सोलर विंड, ठीक है, एंड अदर स्पेस वेदर इवेंट्स, ज़्यादा सोलर विंड्स वो इमिट करेगा, जिसकी वजह से सोलर मैक्सिमम में ज़्यादा चांसेस होता है कि हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो जाए, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को थ्रेट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब बड़ा अच्छा एक कदम होने वाला है, ये डैगर मॉडल है, ठीक है। मैंने बताया कि 30 मिनट का ये आपको एडवांस टाइम दे देगा जिसमें आप अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स मेंस सबके लिए। ये यूएस ने, अभी देखिए, अब जो आपको थंबनेल में एक हेडलाइन थी कि पेगासस पर कैसे गाज गिरी, ठीक है, पेगासस पर कुछ इस तरीके से गाज गिर रही है क्योंकि यूएस ने 10 अदर कंट्रीज के साथ एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन घोषित किया है, ठीक है। ये पहला ऐसा सिग्निफिकेंट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन है। पेगासस भी एक स्पाईवेयर ही है जो कि इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, ठीक है, वो बनाती है। उसमें अब काफ़ी जो है ये कंट्रोवर्सी में भी रहा इंडिया में, ख़ास तौर से कि पॉलिटिकल लीडर्स या अपने अपोनेंट्स की जो है क्रिटिसिज्म को बंद करने के लिए उनके फ़ोन्स में ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया ऐसे करके। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास तक ये मामला चला गया था, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। तो यही सारी चीज़ें देख के ना यूएस ने, और 10 अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप यहाँ देख सकते हैं, कनाडा हो गया, कोस्टा रिका हो गया, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके एंड यूएस, ये 10-11 कंट्रीज मिला के इन्होंने एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन जो है अभी इस पर समझौता किया, ठीक है। उससे क्या होगा, यही होगा कि अब ये लोग इन स्पाईवेयर्स को पर काफ़ी इफ़ेक्टिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन लगा पाएंगे, ठीक है।
वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसका मिसयूज हो सके। ऑब्वियसली कमर्शियल मिसयूज इसका बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, आपको पता ही है। अभी जो है अपने एम्स का, ठीक है, अपने एम्स में अभी एक साइबर अटैक हुआ था। एंड उधर जो है हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी, ठीक है, वहाँ पे भी इसका अटैक होता रहता है, स्पाईवेयर या साइबर थ्रेट्स का। तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए इन लोगों ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड प्रोलिफरेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी के यूज़ पे जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस लगाने वाले हैं, यही है इसका। और इसी के चक्कर में इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर था उसको बैन कर दिया यूएसए ने अपनी जगह से, ठीक है। तो यही ये न्यूज़ थी। ये है कुछ पेगासस के लिए ऐसी इमेज मुझे मिली। कितना ऐसे धूर्त सा लग रहा है ना, शैतान सा, चुपके से देख लेगा आपकी फ़ोटो जैन पता नहीं क्या क्या चीज़ें मोबाइल से। तो ये है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस वजह से मतलब प्राइवेसी भी आपकी हनन होती है, लेकिन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स हो गए तो उन सब चीज़ों को भी, हॉस्पिटल्स हो गए, वो उनका भी जो है डेटा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इस वजह से स्ट्रिंजेंट एक्शंस यूएसए एंड 10 अदर कंट्रीज़ मिलकर ले रही हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा का डिजिटाइजेशन हो रहा है। एकदम बहुत सीधी और सिंपल न्यूज़ है। जैसे कि आपको डिजी क्लेम अगर याद हो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, डिजी क्लेम वो है कि जिसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू क्या होगा कि उनकी जो जो इंश्योरेंस रहेगी, जो इंश्योरेंस क्लेम रहेगी, वो डिजी क्लेम के थ्रू वो अब खुद से ही क्लेम कर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। उसी तरीके से ये जो शेंजन वीज़ा है, ठीक है, शेंजन एक जोन है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके वीज़ा को डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बस यही होगा कि बेवजह का जो डिले होता था, ठीक है, फालतू 20-25 दिन लगते थे वीज़ा बनवाने में, वो सब नहीं होगा। तुरंत के तुरंत, या कोई इशू होगा, ग्रीवेंस होगा कस्टमर का, सिटीजन्स का, तो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन करने पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स इस शेंजन वीज़ा के साथ भी होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेंजन जोन क्या है जिसमें शेंजन वीज़ा लगता है, ठीक है। शेंजन जोन आप ये देख सकते हैं, ये एक शेंजन वीज़ा का ऐसे ही एक प्रतिरूप है। ये कुछ इस तरीके से शेंजन वीज़ा इनका बनता था। अभी क्या है ना, ये स्टिकर है, इसको हटा के एक बार कोड लगा दिया जाएगा, ठीक है। बार कोड लगा दिया जाएगा, जैसे कि आप आजकल चल ही रहा है, स्कैन करो और पूरी जानकारी पा जाओ, ठीक है। तो उस तरीके से शेंजन वीज़ा को डिजिटाइज किया जाएगा, ओके। ये वो था शेंजन स्टिकर, उसको हटा के बार कोड लगा दिया जाएगा। कुल मिला के 27 कंट्रीज हैं इस शेंजन जोन में। शेंजन जोन वही है जिसमें ये शेंजन वीज़ा चलता है। शेंजन वीज़ा का मतलब एक बार आप वीज़ा बनवा लीजिए, फिर उसके बाद शेंजन जोन वाले जितने 27 कंट्रीज हैं, टोटल यूरोपियन ही है, 27 पूरी कंट्री जो है ये यूरोपियन है। तो उनमें आप कहीं भी कभी भी कैसे भी घूम सकते हैं, उसके लिए अलग से वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है। लेकिन याद करने वाली बात यह है कि इसमें कुल मिला के खाली 27 कंट्रीज ही हैं, अर्थात टोटल यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं वो नहीं हैं। दूसरी बात ये भी है, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो वो सब अभी आप मैप में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल शेंजन जोन आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो ये कि 2023 में क्रोएशिया 27वां मेंबर बना, 27th, ठीक है, मेंबर बना, जो कि शेंजन जोन में शामिल हुआ, ठीक है। तो उसको भी अब जो है शेंजन वीज़ा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने याद करने के लिए कहा कि शेंजन जोन और यूरोपियन यूनियन का जो एरिया बॉर्डर है वो दोनों से मेल नहीं खाता, अर्थात दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है कि शेंजन जोन है जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ एरिया शेंजन जोन का यूरोपियन यूनियन में नहीं है और कुछ एरिया यूरोपियन यूनियन का शेंजन जोन में नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या है शेंजन जोन में कौन कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ऐसी कंट्रीज़ इस कलर से यहाँ पे निरूपित की गई हैं जो शेंजन जोन में भी हैं और यूरोपियन यूनियन में हैं, ठीक है। आई थिंक इसको पर्पल कलर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है, कलर में मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, ये सब यूरोपियन यूनियन में भी है और शेंजन जोन में भी है, ठीक है, दोनों में है। लेकिन अगर आप फिर से वही चीज़ देखें तो ये जो हल्का सा आसमानी टाइप का है, इसमें ये लोग जैसे कि आइसलैंड हो गया आपका, ठीक है, नॉर्वे हो गया,
और ये कौन सी छोटी सी कंट्री है ये दिखाते हैं, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है, लेकिन ये शेंजन जोन में आते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ठीक है, और साइप्रस, ये साइप्रस जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये सारी कंट्रीज, जो 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो है शेंजन जोन में नहीं आते हैं। कौन कौन से? आयरलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, साइप्रस। हालांकि इन लोगों ने भी अप्लाई किया है शेंजन जोन में आने के लिए ताकि उसका वीज़ा मिल सके, लेकिन करंटली जो है क्रोएशिया ही लेटेस्ट कंट्री है जो कि शेंजन जोन का पार्ट बनी है। 27th कंट्री है क्रोएशिया, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी ये नॉर्वे वाला जो मैटर था, नॉर्वे का मैप तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, तो वो न्यूज़ में था। और उसके साथ अगर आप ये बल्गारिया वाला देखें तो सिवाय मूवी यहाँ पे शूटिंग हुई थी, ठीक है, रोमानिया और बल्गारिया में। इसी वजह से ये लोग अलग अलग थे। तो याद करने वाली चीज़ बस उतनी ही है कि क्रोएशिया जो है इसका लेटेस्ट मेंबर बना है और दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, बॉर्डर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड बॉर्डर ऑफ शेंजन जोन, ठीक है। शेंजन जोन, शेंजन वीज़ा आपको पता चल गया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला जी हैं, ठीक है। उन्होंने अभी कहा है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो इंडिया फिशरीज़ के मामले में, फिश प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे है चाइना। और ज़्यादा से ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चाइना जो है इंडिया की कैपेसिटी का 6 गुना प्रोड्यूस करता है फिश, ठीक है। 6 गुना इंडिया के कैपेसिटी का फिश जो है चाइना प्रोड्यूस करता है। इंडिया की जो फिश प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो अराउंड 7.75 के 7.56 के आसपास परसेंट के आसपास ओवरऑल ग्लोबल फिश इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल फिश इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है 7.5 से 8 के आसपास, ठीक है। लेकिन जो चाइना है वो लगभग 35 से 40%, 35 टू 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल फिश इकोनॉमी में, ठीक है। एक्वाकल्चर के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे है, उसमें भी चाइना नंबर 1 पे है। एक्वाकल्चर का मतलब होता है जैसे आप जब आर्टिफिशियल फिशिंग करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फिशरीज बनाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, फिशरीज को पालते हैं, तो उसमें जो है उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं, ठीक है। उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे है, उसमें भी चाइना नंबर 1 पे है। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का, ठीक है। एक छोटा सा न्यूज़ है। फर्स्ट वुमेन आईपीएल, आई थिंक इससे ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है इस बार, क्योंकि पहला है और वुमेन आईपीएल है, ठीक है। अभी 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया, टाटा आईपीएल था ये, तो टाटा ने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करती है, टाटा कंपनी है उसका जो प्रमोट किया है, जिसका स्पॉन्सरशिप दिया गया, ठीक है। इसमें कुछ जो खास अवार्ड्स मिले हैं, किसको क्या हुआ, पहली बार हुआ तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑरेंज कैप मिला मेग लैनिंग को, ठीक है। पर्पल कैप मिला हैली मैथ्यूज़ को। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन। तीनों जो हैं ये फॉरेनर्स रही हैं, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यस्तिका भाटिया, ठीक है। एंड फेयर प्ले अवार्ड गोज टू मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। कौन जीता इस टूर्नामेंट को? जीती है मुंबई इंडियंस, ठीक है। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को हराया, ठीक है। चार्ट देखिए, चार्ट को टॉप किया था दिल्ली कैपिटल ने, ठीक है। जो पॉइंट टेबल था उसको दिल्ली कैपिटल ने टॉप किया था। सेकंड पे थी मुंबई इंडियंस, लेकिन मुंबई इंडियंस जो फाइनल जीत गई, ठीक है। तो और इन्हीं दोनों को फेयर प्ले अवार्ड भी मिला है, ठीक है। ये चीज़ें अभी ये फिगर मैं इसलिए ले आया हूँ ठीक, क्योंकि आपको थोड़ा सा जानना भी चाहिए कि हाँ वुमेन फेसेस भी कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक दो इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप इनको तो जानते होंगे, ठीक है। ये रश्मिका मंदाना नहीं है, ये है स्मृति मंदाना, ठीक है। और ये हैं हरमनप्रीत कौर, ये जो मुंबई की कैप्टन थी, ठीक है, मुंबई की कैप्टन थी मुंबई इंडियंस की। और ये
आरसीबी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन टीम की कैप्टन थी। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सी हैं, ये भी इंडियन है, ये फेस इनका नाम क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है, कम से कम आपको कुछ वुमेन क्रिकेटर्स के नेम भी पता होने चाहिए। इंडिया में बहुत ही खुमारी है क्रिकेट को लेके ना, तो वुमेन क्रिकेटर्स को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो है आरसीबी की कैप्टन थी, सबसे महंगी बिकी थी। ठीक है, इनकी जो बोली लगी थी सबसे महंगी स्मृति मंदाना जी की, और हरमनप्रीत कौर जो है वो मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी। ठीक है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 वॉज हेल्ड इन नोएडा यूपी। यूपी की न्यूज़ है। यूनेस्को एक अच्छी संस्था है, मतलब अक्सर थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 नोएडा में हुआ था, यूपी के नोएडा में। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक, दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक। ठीक है, established at the 300-year-old जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, 300 साल पुराने जीवाजी ऑब्जर्वेटरी जो कि उज्जैन में है, वहाँ पर दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अच्छा, उज्जैन जो है वो है मध्य प्रदेश में। उज्जैन को ही महाकाल की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन। जीवाजी जो ऑब्जर्वेटरी है उसको आप जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं जीवाजी ऑब्जर्वेटरी। इसको जंतर मंतर भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है ये जंतर मंतर भी है, उज्जैन का जंतर मंतर। दिल्ली में भी एक जंतर मंतर, लेकिन इसको जो बनवाया था ना, सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर को। ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टाइप की चीज़ है, एंड हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए जो स्कॉलर्स यहाँ पे आते थे, ठीक है, उनकी हेल्प होती थी इस जंतर मंतर में। ठीक है, इसको सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था 1720-25 के आसपास। ठीक है, तभी तो लग रहा है कि 300 साल पुराना है ये जीवाजी ऑब्जर्वेटरी। 300 साल पुराना अर्थात 1720-25 के आसपास बना होगा, तभी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, इसको जंतर मंतर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यही है वो क्लॉक जिसको फर्स्ट वैदिक क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को थोड़ा ज़रूर प्रमोट करिएगा, आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, बताएं कमेंट में क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।